हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड में आपका जो पार्टनरशिप टॉपिक है, पार्टनरशिप जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है, उस पर अपन लगातार बात कर रहे हैं। आज के इस सेशन में और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक साझेदार है वो आगे अपने जो खाते हैं, जिसमें आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर करंट अकाउंट है, वो किस तरीके से उनको प्रिपेयर करता है और कौन कौन सी सूचनाएं वो उसमें ऐड करता है, उन बातों पर आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए अमूल्य है। आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर भी कर दें ज़रूर, ताकि और जो साथी जो घर बैठे हैं तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूर दराज बैठे हैं और उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, तो वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे तैयारी करें और निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन है वो ले। देखो, पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि जो आपकी साझेदारी होती है, साझेदारी में जो एक तो साझेदारी संलेख का अभाव होता है, विलेख का अभाव होता है, तो वहां पर कौन से नियम है वो लागू होते हैं, ये भी अपन ने बात की थी। इसके बाद अपन ने जो साझेदारी की पूंजी खाते तैयार करने की जो विधि है, जिसमें आपकी स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि, उस पर भी अपन ने बात की थी। स्थिर विधि मैंने आपको बताया था कि भाई खाते दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके स्थिर विधि में होगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, जबकि आपकी जो परिवर्तनशील विधि है उसमें एक ही खाता होगा और वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये अपन की बात हुई थी और आपने थंबनेल के माध्यम से, अपने थम्स के माध्यम से कि भाई ये बताया था कि भाई सारी चीजें वो ओके है, वो हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, ये बातें हो गई थी। अब अपन आज और चर्चा करेंगे अपना, क्योंकि जो टारगेट क्या टारगेट है, टारगेट RES, इस टारगेट RES को हमें अचीव करना है, तो उसमें अपन बात करेंगे। पहला जो चैप्टर आता है आपका साझेदारी एक सामान्य परिचय, जिसमें अपन साझेदारी का जो इंट्रोडक्शन करते हुए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, एंट्रिया है, वो अपन सीखते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आपकी स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर क्या है ना। अंतर एकदम सूक्ष्म तरीके से अपन देखेंगे। इसको बहुत ज्यादा अपने को डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि अपना कंपटीशन एग्जाम है, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि ये सारे पॉइंट अपन रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके माध्यम से अपने को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं वो निकालने का अपने को प्रयास करना है। देखो, सबसे पहले देखो खातों की संख्या है ना। सबसे पहले क्या है? खातों की संख्या। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई स्थिर पूंजी खाता विधि में कितने खाते होते हैं। तो स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं। कौन सा? एक पार्टनर करंट अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो, इसमें आ गया, इस विधि में प्रत्येक साझेदार के दो खाते खोले जाते हैं, जिसमें आपका एक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया अपने को कि भाई स्थिर पूंजी खाता विधि में खाते कितने खोले जाएंगे? दो खोले जाएंगे, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट। पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, जबकि पार्टनर करंट का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी खातों की संख्या के आधार पर, है ना। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई जो आपकी परिवर्तनशील विधि है ना, जो आपकी फ्लेक्शन कैपिटल मेथड है, उसमें कितने होंगे? तो उसमें एक ही खाता होगा और वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसमें हो गया, इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक ही खाता खोला जाता है, अर्थात इसमें आपका पूंजी खाता ही खोला जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों की बात क्लियर होगी ना कि भाई स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते होंगे और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में एक खाता है वो खोला जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? पूंजी खाते के शेष में
परिवर्तन, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि स्थिर पूंजी खाता विधि है ना, उसमें पूंजी खाते के शेष में सामान्यतः अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इसमें पूंजी खाते का जो शेष है वो अपरिवर्तित रहता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जो आपकी परिवर्तनशील विधि है, इसमें पूंजी खाते का शेष है वो प्रति वर्ष है वो बदलता रहता है, इसमें कन्वर्टेबल है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बोनस, सैलरी, कमीशन है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारी चीज आते हैं। तो इस वजह से ये शेष है वो प्रति वर्ष क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये बात होगी ना कि भाई स्थिर में अपरिवर्तित रहता है और परिवर्तन में बदलता रहता है। ना भी जब परिवर्तन है तो परिवर्तन हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है पूंजी खातों का शेष। पूंजी खातों का शेष, तो आपकी स्थिर विधि में पूंजी खाते का शेष है सदैव क्या होता है, क्रेडिट रहता है। पूंजी खाते का शेष इसमें क्या रहेगा, सदैव क्रेडिट रहेगा। जबकि परिवर्तनशील में आपका क्या होगा, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों बात क्लियर होगी कि भाई स्थिर पूंजी खाता विधि में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट शेष होगा, जबकि परिवर्तनशील में क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन पॉइंट तो बड़े हैं, लेकिन इनसे अपने को सार ग्रहण करना है, क्योंकि अपनी एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। तो पढ़ना सब कुछ है, बहुत सारा पढ़ना, और उसमें से समझना है कि अपना एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या होंगे, एमसीक्यू की तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। चौथा पॉइंट है व्यवहारों का लेखांकन, है ना। तो जो आपकी स्थिर पूंजी खाता विधि है, इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है ना। जबकि परिवर्तनशील में क्या होगा, परिवर्तनशील में कि भाई फर्म और साझेदारों के होने वाले पूंजी सहित सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, आपका पार्टनर, बोनस, सैलरी है, पीएनएल है, यानी सब का लेखा किया जाएगा। जबकि स्थिर विधि में जो पूंजी खाता होता है उसमें सिर्फ पूंजी का लेखा किया जाता है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये पॉइंट जरूर आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ढूंढना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने की कला अगर आपके पास आ जाएगी तो फिर आपको कहीं कोई नहीं रोकने वाला, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी जरूर है। ठीक है, हो गई बात। अब आगे देखें, आगे देखो क्या करते हैं कि साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा, साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा, है ना। जो लाभ होंगे ना उसको क्या किया जाएगा, साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, जो भी साझेदार है उनके मध्य बांटा जाएगा। अब इसमें क्या है कि साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, प्रकट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का साझेदारी संलेख के अनुसार, मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था, यह साझेदारी संलेख भी हो सकता है और विलेख भी हो सकता है। तो साझेदारी फर्म की दशा में लाभ हानि खाते द्वारा प्रकट शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में विभाजन करने के लिए लाभ हानि विनियोग खाता यानी पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो बनाया जाता है। यानी जो भी लाभ होगा, शुद्ध हानि होगी, उसका विभाजन करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है वो बनाएगा। ठीक है ना। और ये पीएनएल इन्वेस्टमेंट कौन सा खाते की प्रकृति का होता है, ये होता है आपका नाममात्र खाता। कौन सा खाता होता है, नाममात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। चाहे आपका पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो, चाहे आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, है ना, ये सारे के सारे आपके नाममात्र खाते की श्रेणी में आते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि लाभ हानि विनियोग खाता, इस खाते में साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का विनियोग किया जाता है ना। लाभों को क्या करेंगे, लाभों को विनियोग किया जाता है, और इसीलिए इसे लाभ हानि विनियोग खाता कहते हैं। यह नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में
आता तो अगर कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर ये परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लाभ हानि विनियोग खाता वो किस प्रकृति का खाता, तो वो कौन सी प्रकृति का खाता होगा? आपका नाम मात्र खाते की प्रकृति का खाता है, वो काउंट किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। यहां तक अब देखो किसी को कोई डाउट है तो बताइए दो थोड़ा बहुत, और नहीं तो आप एकदम लाइक का निशान है वो शेयर कर दें कि भाई यहाँ तक हमारे क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ हानि विनियोग खाता क्या होता है कि साझेदारी संलेख के अनुसार है उसमें विनियोग किया जाता है, और लाभों को बांटने के लिए ही लाभ हानि विनियोग खाता वो तैयार किया जाता है, जो नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। हो गई बात, बढ़े आगे। आगे ये अपन ने बना लिया पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि भाई लाभ हानि विनियोग खाते के यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो लाभ हानि विनियोग खाते की किस साइड दिखाया जाता है। तो देखो ये आपकी क्रेडिट हो गई और ये आपकी डेबिट होगी, है ना। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी साइड दिखाया जाता है। तो इस फॉर्मेट के माध्यम से अपन आसानी से समझ सकते हैं कि भाई किस साइड दिखाया जाएगा। तो देखो ये नॉर्मल प्रारूप है, पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है ना। अब अगर फर्म के पास प्रॉफिट है ना, तो बाई पी एंड एल अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो बाई साइड में यहां लिख दिया जाएगा, अगर नेट लॉस है तो वो यहां लिख दिया जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर, है ना। ये अपने को सोचना है, उसमें दिया हुआ मिलता है कि इतना अपने को नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। अगर नेट प्रॉफिट है तो बाई साइड आ जाएगा और नेट लॉस है तो टू साइड आ जाएगा। इसके अलावा और कौन सी बात आती है? अब देखो इधर अपने को जितनी भी इनकम होगी आय के रूप में, तो देखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपने पूंजी पर कोई ब्याज प्राप्त किया है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इसके अलावा अगर आपने पूंजी पर ब्याज चुकाया है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। अगर आपने पार्टनर सैलरी कोई चुकाई है तो पार्टनर सैलरी, है ना। कोई कमीशन तो पार्टनर कमीशन। इसके अलावा रिजर्व कोई ट्रांसफर किया है तो टू रिजर्व, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे कि भाई दोनों साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगा। अगर स्थायी विधि से है तो करंट अकाउंट होगा और परिवर्तनशील से है तो कैपिटल अकाउंट होगा, और अगर कुछ भी नहीं कहा जाता है तो कैपिटल अकाउंट ही होगा। समझ गए मेरी बात? मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट लिखा, तो दोनों क्यों लिखा है? क्योंकि अगर स्थायी विधि से है तो वहां पर करंट अकाउंट होगा यानी पार्टनर करंट अकाउंट, अगर परिवर्तनशील विधि से है तो होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर कुछ भी नहीं कहा जाता कि कौन सी विधि है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही होगा, है ना। कब होगा ये? जब अपने पास क्रेडिट है वो ज्यादा होता है, क्रेडिट ज्यादा होता है तो जो अंतर की राशि है वो डेबिट साइड में लिख देंगे टू पार्टनर कैपिटल। बाय द वे अपने पास डेबिट ज्यादा हो जाता है ना, डेबिट ज्यादा हो जाता है तो अपन बाई साइड लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, और जो भी लॉस होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा और जो अंतर है वो लिखा जाएगा और ये टोटल हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल है वो बराबर आता है, ये आप सब भी जानते हो। बराबर क्यों आता है? कि जितना अंतर होगा वो अंतर की राशि लिख देंगे और फिर टोटल कर देंगे। ठीक है साथियों, समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात, है ना। तो ये आपका पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। अब देखो इस पीएनएल इन्वेस्टमेंट को तैयार करने के लिए इसकी जर्नल एंट्री होती है ना, इसकी जर्नल एंट्री होती है। तो आपसे हो सकता है कि पीएनएल के बारे में, पीएनएल इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछे, लेकिन जर्नल एंट्री के बारे में जरूर पूछ सकता है। तो उन जर्नल एंट्री को भी अपन देखेंगे कैसे करना। तो सबसे पहले देखो जर्नल प्रविष्टियों में पहली प्रविष्टि है आपकी जर्नल एंट्री में, पहली आपकी पूंजी पर ब्याज पर। पूंजी पर ब्याज के लिए, है ना, क्या प्रविष्टि होगी? है ना, पूंजी पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होता है? एक तरीके से खर्चा होता है। पूंजी पर ब्याज चुका रहे हैं भाई,
है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल वो बढ़ जाएगी, फर्म के लिए तो खर्चा होगा और उतनी पूंजी पर ब्याज उस पार्टनर को मिला है तो पार्टनर की राशि में वृद्धि हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल में वृद्धि हो जाएगी। पर इसको क्रेडिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा है, क्या है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा है ना, वो ये कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है, इसलिए व्यापार का स्वामी जो पूंजी लेके आता है उसे व्यापार के लिए क्या माना जाता है, दायित्व माना जाता है। इसलिए आप सबको पता है कि संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट करते हैं, संपत्तियों में कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं। उसी प्रकार दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट करते हैं और दायित्व में कमी होती है तो डेबिट करते हैं, है ना। ये अपने को प्रविष्टि करने का तरीका है और पृथक अस्तित्व की अवधारणा है उसको भी यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। तो ये पूंजी पर ब्याज के लिए हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। नंबर 2, ब्याज की रकम को लाभ हानि विनियोग खाते में ट्रांसफर करने पर जो आपने ये ब्याज प्राप्त किया है उसको अपन क्या करेंगे, जो आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए अपन P&L अकाउंट तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे, P&L में इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर कैपिटल तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। दोनों के बारे में समझ गए कि भाई पूंजी पर ब्याज की दो प्रविष्टियां होंगी, पहले तो ब्याज चार्ज करने की और फिर उस ब्याज की राशि को P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, स्थानांतरित करने की, यह प्रविष्टि अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बड़ा नहीं आएगा कि भाई इतना बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया उसको अपने को हल करना, सिर्फ और सिर्फ अपने को एंट्रियों को समझना है ना। इन एंट्रियों को आप समझ लोगे तो प्रैक्टिकल आएगा नहीं, लेकिन जब आप गजेटेड ऑफिसर बन के किसी स्कूल में पढ़ाने जाओगे तब आप आसानी से इनको एक्सप्लेन है वो कर सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, आहरण पर ब्याज के लिए, है ना। आहरण पर ब्याज, है ना, तो आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है ना। और आहरण पर ब्याज लगते ही उस साझेदार की पूंजी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो पूंजी में कमी यानी दायित्व में कमी तो डेबिट कर देंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया और अपनी आय बढ़ेगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो आहरण पर ब्याज लगाएंगे तो अपना क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, ठीक है। 4 नंबर क्या कह रहा है, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि विनियोग खाते में ट्रांसफर करने पर जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, आहरण पे जो ब्याज आपने अर्जित किया है उसे लाभ हानि विनियोग खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो वही एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति ने फर्म से आहरण किया था उस आहरण पर आपने ब्याज लगाया, आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए आय होती है ना, और पूंजी पर ब्याज है वो आहरण के लिए खर्चा होता है ना। क्यों, क्योंकि वो पूंजी पर ब्याज चुका रहे और आहरण पर ब्याज वो प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में अपने को ये प्रविष्टियां ध्यान में रखनी है कि भाई आहरण पर ब्याज होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग ये तो पहले हो जाएगी और फिर उस ब्याज को लाभ हानि विनियोग खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि भाई आहरण पर ब्याज के लाभ हानि विनियोजन खाते में ट्रांसफर करने की क्या प्रविष्टि होगी, स्थानांतरित करने की क्या प्रविष्टि होगी, तो ये हो गया आपके इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग टू P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। P&L इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्यों, क्योंकि आपका जो साझेदारी एक सामान्य परिचय है ना, साझेदारी का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको 3 खाते बनाने, एक तो आपको P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दूसरा बनाना आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और तीसरी हो जाएगी आपकी
बैलेंस शीट, है ना। तो ये 3 खाते आपको इस चैप्टर में बनाने पड़ेंगे। तो जो ये अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो इसमें आ जाएगी, है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये अमाउंट है वो इसमें आ जाएगी, है ना, क्या ला जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर बैलेंस शीट में जो बैलेंस होगा वो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या बात कर रहा है, साझेदारों को दिए गए वेतन बोनस कमीशन के लिए प्रविष्टि। तो सबसे पहले साझेदारों को जो भी वेतन बोनस कमीशन दिया जाता है वो फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है ना। और साझेदारों की पूंजी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसकी पूंजी बढ़ जाएगी, अतिरिक्त इनकम है वो उनकी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन या पार्टनर्स बोनस अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये सबसे पहले उन साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन दिया जाता है, तो उनकी अपने को ये पहली प्रविष्टि करनी है ना। अब जो साझेदारों को आपने वेतन बोनस कमीशन दे दिया उसे लाभ हानि विनियोग खाते में अपने को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो साझेदारों को दिए गए वेतन कमीशन, है ना, साझेदारों को दिए गए वेतन कमीशन को लाभ हानि विनियोग खाते में ट्रांसफर करने पर इसे लाभ हानि विनियोग खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन अकाउंट डीआर, है ना। अब अपन क्या करेंगे, जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई बोनस। और जो पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स बोनस, टू पार्टनर्स कमीशन। क्योंकि आपका जो लाभ हानि विनियोग खाता है ना, उसके आधार पर ही हम लाभ का या हानि का अनुमान लगा पाएंगे कि भाई फर्म को लाभ हुआ है या हानि हुई है ना। तो इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना जरूरी है। दोनों प्रविष्टि है वो आपके लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भाई साझेदारी विलय का भाव होता है, वहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कई बार क्या होता है कि भाई आपको साझेदारों का वेतन बोनस कमीशन दे देता है ना, और फिर लिख देता है यहाँ पर साझेदारी संलग्न का अभाव है, तो वो फिर नीचे होगा कि भाई साझेदार को वेतन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जब साझेदारी विलय का अभाव होता है तो वहां पर लाभ हानि विभाजन अनुपात भी बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जिस साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है उसे 6% ब्याज चुकाया जाएगा। तो ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन इनको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको साझेदारों को दिया गया जो वेतन बोनस कमीशन, उनकी प्रविष्टियां, है ना, ये प्रविष्टि होगी। इसके बाद देखते हैं, अगर आपके पास कोई संचय है ना, संचय खाते में हस्तांतरण के लिए, है ना, तो संचय वगैरह है तो प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिजर्व या रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद शुद्ध लाभ बांटने पर, अगर शुद्ध लाभ कैसे कि अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है और डेबिट ज्यादा है तो लॉस हुआ है। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा है तो लॉस। तो अगर प्रॉफिट होगा अपने पास तो क्या करेंगे, पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। क्या करेंगे, लाभ होने पर पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल। इसलिए जो आपका लाभ हानि विनियोग खाता होगा, पीएनएल इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, उसे क्या, उसमें क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको हानि होती है कि भाई डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, आपको हानि हो गई, तो शुद्ध हानि को बांटने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। तो शुद्ध हानि को बांटने के लिए और शुद्ध लाभ को बांटने के लिए इन दोनों में से एक ही प्रविष्टि होगी, दोनों प्रविष्टियां नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर लाभ होगा तो ये हो जाएगी, हानि होगा तो ये हो जाएगी, लेकिन दोनों में से प्रविष्टियां एक ही होगी। और इन 10 प्रविष्टियों के आधार पर ही आपका कौन सा खाता बनेगा, पीएनएल
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं या P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। दोनों ही आपके नाम मात्र खाते की प्रकृति के होंगे। ठीक है साथियों, तो ये था एक और छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो जरूर आप कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देंगे। पर हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेगुलर क्लासेज है वो रात 8:30 बजे आती है। आप उन्हें ज्वाइन कीजिए और तैयारियों में जुट जाए। फिर भी कोई आपको कमी लगती है तो हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको वो नहीं मिला है। उन तमाम जो जानकारियां वो हम आपको शेयर करेंगे। और लेटेस्ट आप जानकारियां जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से मिलेंगे और वहां आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेटों के साथ आप अपडेट रहिए, क्योंकि अपडेट रहना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पेपर फर्स्ट में 10 नंबर करंट के क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी अपडेट से रिलेटेड ही होते हैं। तो ठीक है साथियों, ये था आज का छोटा सा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।